श्वेता नाम की एक लड़की थी जो एक बड़े से कोठे वाले घर में काम करा करती। उसका काम था उस घर के मालिक के बच्चों का देखरेख करना, जो वह बखूबी तरीके से निभाती। अब इस घर की बात करें तो यह घर बहुत ही बड़ा था और 2 मंजिली इमारत था। घर के निचले मंजिल में एक बड़ा सा हॉल था जहां परिवार के सारे लोग अवकाश के समय इकट्ठा होते। हॉल में एक टीवी भी था जो कि सिनेमा हॉल के स्क्रीन से कम नहीं था। साथ ही 3 कमरे भी थे। वही घर की ऊपरी मंजिल में 2 सोने के कमरे, एक किचन और पूजा का कोठरी भी था। ये घर मालिक के पैतृक गांव में स्थित था। मालिक और मालकिन दोनों ही कर्मजीवी थे, इसलिए वे साल के अधिकतर समय शहर के घर में रहते और अपने बच्चों को शहर के प्रदूषण से दूर रखने के लिए उन्हें गांव के घर श्वेता के हाथों जिम्मेदारी सौंप दी। इस गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि यह घर भूतिया है। दरअसल ये घर अभी के मालिक रोहित तिवारी के दादाजी श्री निरंजन तिवारी जी ने बनवाया था। श्री निरंजन पेशे में एक वैद्य थे, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन की मोड़ बदल कर रख दी। एक दिन की बात है, निरंजन अपने पिता माता के साथ बनारस घूमने जाता है। वहाँ उनका परिचय होता है एक तांत्रिक से, जो वैसे तो तंत्र विद्या में माहिर होने के साथ साथ उसी विद्या से लोगों के परेशानी दूरी कर उनको उनका भाग्य भी बताते। लेकिन इसी के साथ ही गुप्त में वे आत्मा तथा अशरीरों से भी संपर्क साधते थे, जो कि बहुत कम लोग ही जानते। इसी कारण निरंजन पहले उनके तंत्र विद्या से प्रभावित होकर उनसे इस विद्या को सीखने की याचना करते। शुरुआत में निरंजन के पिता माता को यह पसंद नहीं आता, मगर निरंजन का लगातार जिद करता देख वह कुछ कर नहीं पाते। तंत्र विद्या प्राप्ति के बाद श्री निरंजन बनते हैं तांत्रिक निरंजन और बहुत सिद्धि लाभ भी करते हैं। लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि गुरु के गुण शिष्य में चले ही आते हैं, जिस कारण निरंजन भी अब लगभग हर रोज़ भूतों तथा अशरीरों से संपर्क करते हैं। और तब से ही घर में भूतों के होने की अफवाह पूरे गांव में फैल जाती है। शुरुआती में तो ये घर अब के मुकाबले काफ़ी छोटा हुआ करता। बाद में निरंजन जी के बेटे और पोते रोहित लक्ष्मी का अर्जन कर इसको बड़ा बनाते। लेकिन भूतों का यहाँ पर रहने की कहानी अब भी सुनी जाती है, जबकि रोहित को इन कहानियों पर भरोसा नहीं होता और गांव वालों के बातों को इनकार कर वो अपने बच्चों को यही श्वेता के साथ रखता था। लेकिन शहर के लिए रवाना होने से पहले रोहित श्वेता को एक सख्त आदेश देकर कहता है कि रात को बच्चे सो जाने के बाद वो या तो नीचे हॉल में बैठकर टीवी देख सकती है या फिर बच्चों के साथ उनके कमरे में सो सकती है, और रात को वह दूसरे किसी भी कमरा या किचन में ना जाए, अनजाने में भी। एक रात की बात है, बच्चों को सुलाने के बाद श्वेता हॉल में टीवी देख रही होती है कि उसे लगता है जैसे हॉल के दक्षिणी पश्चिम कोने में एक पुतला रखा हुआ है, जो श्वेता को लगातार घूरे जा रहा है। पहले वह इसको ज़्यादा ध्यान ना देकर फिर से टीवी में मन लगाती है, लेकिन बाद में जब उसे यह चीज़ परेशान करती है तो वो एक सफ़ेद चादर से उस पुतले को ढक देती है। चादर के ढकते समय उसे लगता है कि वो पुतला हिल उठता है। अब वह कुछ न सोच पाकर घर के मालिक को फ़ोन करती है और उस पुतले के बारे में कहती है। रोहित भी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि बच्चों ने भी उसे एक पुतले के होने के बारे में कही थी। श्वेता लाइन में रहते हुए जैसे ही पीछे देखती है तो वो सन्न पड़ जाती है, क्योंकि वो पुतला उस जगह में नहीं दिखता।
और सफ़ेद चादर का रंग भी बदलकर लाल पड़ा हुआ था और वह जोर से चीखती है। रोहित यह सब चीज़ें और श्वेता की चीखने की आवाज़ सुन वह और भी डर जाता है और श्वेता को सलाह देता है कि वो तुरंत बच्चों को लेकर उस घर से निकल जाए। और उसी रात रोहित शहर से गांव की ओर निकल पड़ता है और सबको लेकर शहर में रहने लगता है। और वहीं गांव के घर का बात किया जाए तो वो अब इंसानों का नहीं बल्कि भूतों का डेरा बन चुका है। अब रोहित भी अशरीरी तथा आत्माओं पर विश्वास करने लगा है।